सबसे पहले हमें ये पता हो कि मुस्लिम्स जो हैं वो रिलीजन और गवर्नेंस के बीच में अटके हुए थे। ये शुरू में नहीं समझ में आ रहा था कि हम जो है वो रिलीजन और गवर्नेंस या पॉलिटिक्स को कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में होता ये है कि इसको एरा ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है। अच्छा, एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि जब लोगों को शऊर आ रहा था, लोग मार्शल लॉ से डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे थे, लोग स्लेवरी के बाद से इंडिपेंडेंस की तरफ आ रहे थे। तो ये सब कुछ 15th सेंचुरी में हो रहा था। अच्छा, हुआ क्या था कि यूरोप में प्रिंटिंग मशीन आ गई थी। यानी प्रिंटिंग मशीन लाए थे, डेवलप की थी इन्होंने। इन्होंने अपने लोगों को एजुकेट करने के लिए अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी मैगजीन्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, एजुकेट करने के लिए मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किए। और देखते ही देखते बाय 1500 यानी 1500 जब आया था 15th सेंचुरी, 10,000 से 15,000 बुक्स यूरोपियंस ने प्रोड्यूस कर ली थी बाय प्रिंटिंग प्रेस ऑफ यूरोप। देखिए कितनी बड़ी बात है। यूरोप ने 10,000 से 15,000 किताबें प्रोड्यूस कर ली थी, और उनकी कॉपीज जो थी वो मिलियंस में थी। अप्रोक्स 15 to 20 मिलियन कॉपीज थी। 15 से 20 मिलियन कॉपीज भी उनकी मार्केट में सोल्ड आउट हो चुकी थी। अच्छा, कोई गैस करेगा कि इस टाइम मुस्लिम कहाँ बिजी थे? मीनवाइल मुसलमान क्या कर रहे होंगे? कोई बताएगा? कोई भी ऐसी अंदाजा लगाए कि मुस्लिम्स ने उस टाइम क्या किया होगा। एक बच्चा कह रहा है मुगल एरा एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, और कोई ऐसी अंदाजा आपका? आई नो आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी। जी, मुस्लिम्स जो थे वर बिजी डिबेटिंग इज प्रिंटिंग प्रेस हलाल और हराम। इसको ऐसे बोलेंगे वेदर इट्स इस्लामिक और नॉट। बात समझ में आई? जी बेटा। कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको? अब मसला ये है, इसको लिखेंगे कहाँ पे? जब आप बात करते हैं ना कि मुस्लिम ममालिक पीछे हैं, ओआईसी पीछे है, या हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे, हम पहले ये बताएंगे कि जो गैप आया, तकरीबन 300 से 400 साल का गैप आया है। मुसलमानों ने जो अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार्ट की वो 19th सेंचुरी में जाके हुई है, जब ये इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि प्रिंटिंग प्रेस इज गुड। और सोचे यूरोप हमसे कितना आगे निकल गया था उस टाइम पे। ठीक है,
आगे चलें जी। जाहिर यूएसए के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं है। जरा देखते हैं कि आप जिस यूएसए को समझते हैं कि वो वर्ल्ड नंबर वन है, उसकी हकाइक क्या है। पॉइंट नंबर टू आज का हिस्ट्री से उठाते हैं। देयर वाज अ वॉर नेम्ड यूएसए वियतनाम वॉर 1975। ठीक है, अगर हम इसमें 19 साल पहले चले जाएं तो रफली 1955 में शुरू हुई थी, 1975 में एंड हुई। दिस इज द लॉन्गेस्ट वॉर फॉट बाय यूएस। तकरीबन 19 साल 5 महीने। आपने कभी सुना था यूएसए वियतनाम वॉर का? किसी बच्चे ने कहीं पे पढ़ा सुना? अब यूएसए जो है वर्ल्ड नंबर वन है, सब मानते हैं कि भाई वर्ल्ड नंबर वन है। ओके। 1955, याद रखिएगा आप लोग, जितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं इस टाइम पे, 1945, 1945 के बाद से 1991 तक जो एरा है ये कहलाता है कोल्ड वॉर। ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता व्हाट इज कोल्ड वॉर, देखिए कोल्ड वॉर ये होती है जब दो कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर, रशिया का यूएसए से मसला है, वो डायरेक्ट नहीं मारते एक दूसरे को, दे आर फाइटिंग इन अनदर कंट्री। ठीक है। सीरिया, यमन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग देयर लैंड। तो कोल्ड वॉर में क्या होता है, धमकियां, जंग के क्लोज जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो वो कोल्ड वॉर का पीरियड है, और कोल्ड वॉर है किसके दरमियान में, यूएसए और रशिया, जो कि यूएसएसआर था। अब इनके दरमियान में कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर का रीजन ये था कि यूएसए कहता था मेरा कैपिटलिज्म सिस्टम जो है वो पूरी दुनिया में छा जाए, और रशिया कहता था मेरा जो कम्युनिज्म सिस्टम है वो जो है पूरी दुनिया पे छा जाए। फॉर दैट उन्होंने पिक किया किसको, उन्होंने पिक किया वियतनाम को। वियतनाम में रिसोर्सेज भी थी, और अगर वियतनाम को कैप्चर कर लिया जाए तो पावर मिल जाएगी। सही है। तो यूएसए ने क्या किया, इसमें स्टेप इन हुआ वियतनाम में। वियतनाम, जब यूएसए इसमें आया अपनी फोर्सेस लेके लड़ाई स्टार्ट कर दी। वियतनाम छोटा सा मुल्क है, अगर आप देखें इसको तो वियतनाम ने क्या किया, इसने चाइना और रशिया से हेल्प मांगी। तो यहां से चाइना, रशिया इसकी मदद को पहुंचे, और वहां से यूएसए, यूएसए लड़ा रहा था। ठीक है। अब मसला क्या है, सेम इशू जो अफगानिस्तान में हुआ यूएसए के साथ। यूएसए वाज नॉट फैमिलियर विद द एरिया। ठीक है। वो फैमिलियर नहीं था, आप मारने के लिए पहुंच तो गए, आपको पता ही नहीं वहां पे क्या है। वहां पे जंगल है, वहां पे पहाड़ है, रेगिस्तान है। देखिए जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी है ना, पहले नहीं थी। जितनी हमारे पास टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमें सब पता चल जाता है, पहले नहीं पता चलता था। तो यूएसए पहुंच गए लड़ने। वियतनाम जो है थोड़ा ग्रीनरी वाला इलाका, पेड़ पौधे, ये वाला मामला है। वियतनाम की जो फोर्स थी, वियत कॉन्ग उसका नाम था, वियत कॉन्ग, इन्होंने यूएसए को
वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर करके हरा दिया। अब एक टर्म आई गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है? गोरिल्ला वॉरफेयर ये होता है, जैसे ये आर्मी है, ठीक है, ये यहाँ पे बैठी हुई है लड़ने के लिए। गोरिल्ला वॉरफेयर होगा कि लोग आएंगे, अटैक करेंगे आर्मी पे और गायब हो जाएंगे। पेड़ पे चढ़ गए, पहाड़ों से कूद गए, कहीं चले गए, हाइड हो गए। अब ये आर्मी जब इलाके में वापस आती है बदला लेने, तो इसे समझ नहीं आती रूट क्या है। सेम जो अफगानिस्तान में हुआ कि भाई इतने इतने पहाड़ हैं, पहाड़ों के अंदर घर बनाए हुए, तो उनको पता ही नहीं चला, तो उनका लॉस होता था। यूएसए ने 20 साल लगाए, लेकिन एंड में शिकस्त हुई इसको। सही है, बात समझ में आती है? देखिए, ये भी आपको पता चल गया कि यूएसए की एक शिकस्त ये भी है। अब मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूँ, मैंने जहां से इसको पढ़ा था ना, उसमें मजीद चीजें लिखी हुई थी। अब आप मुझे बताएं, एक कंट्री 20 years वॉर में रहता है, करंट सिचुएशन क्या होनी चाहिए उसकी? कैन यू टेल कि कैसा होना चाहिए उसको? तबाह हाल होना चाहिए, या बिल्कुल फर्निश हो गया होगा? क्या हुआ होगा उसके साथ? मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं वीक इकोनॉमी। अच्छा, और कोई? इनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, मिलिट्री वीक। तो आप लोगों के जवाब के लिए मैं बताऊं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज की रिपोर्ट ये है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और बाय 2030 टॉप 10 कंज्यूमर मार्केट होगी वो, पूरे साउथ एशिया में। प्लस वहां पे एक म्यूजियम है, उसका नाम है वॉर म्यूजियम। उस वॉर म्यूजियम में क्या है, वियतनाम के 100,000 जो लोग उनके शहीद हुए, मरे थे, किल्ड इन वॉर, उनके जो रेमिनेंट्स है ना, जिसे बकाया जात कहते हैं, आर शोर्ड इन म्यूजियम। और स्कूल चिल्ड्रन को वहां लेकर जाया जाता है, स्कूल चिल्ड्रन वहां जाते हैं। इस आर्टिकल में बंदे ने कहा, पैलेस्टाइन इज एन ओपन वॉर म्यूजियम। ठीक है, पैलेस्टाइन इज एन ओपन वॉर म्यूजियम। यहां तक की बात समझ में आई? अब पैलेस्टाइन पे कोई सवाल आ जाए, पैलेस्टाइन पे सवाल आए तो आप लिखिए कि पैलेस्टाइन इज एन ओपन वॉर म्यूजियम, और फिर आप उसमें हवाला दे सकते हैं वियतनाम का। सही है, क्लियर हो रही है बेटा चीजें? इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है हिस्ट्री में, जो कि पता नहीं है हमें। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमेशा वन साइडेड स्टोरी बताई जाती है। एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1971, सेपरेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान।
सेपरेशन ऑफ सवाल आया है मुकद्दस का, सर व्हाई दिस कंट्रीज डिडंट सफर एनी लॉस रिगार्डलेस ऑफ 20 ईयर वॉर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चल अच्छा, किसी ने कुछ पूछा, देखें। अच्छा, इससे पहले अगर आप जापान को देखें, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुआ, उसके बाद आज तरक्की कर रहा है। ये सब कंट्रीज क्या करते हैं, दे डेवलप देमसेल्व्स। एक बार वॉर हो गई, अब जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ये अपना नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं। अब ये मदद लेंगे दूसरे मुल्क से, जस्ट वी वांट टू डेवलप आवरसेल्व्स। ये क्वालिटी है हमारे यहाँ। अगर किसी कंट्री में ऐसा हो जाए तो उसके जो लीडर होंगे ना, वो क्या करेगी लीडरशिप, पैसे पकड़ लेगी, इमदाद ले लेगी, और कभी भी स्टेट्स को डेवलप नहीं करती, लोग चोरियां शुरू कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, जापान एंड वियतनाम इतनी बड़ी तबाही के बावजूद क्या किया इन्होंने, डेवलप किया खुद को, अपने इदारों को मजबूत किया। इनकी जो कौमें होती है ना बेटा, ये लॉन्ग टर्म की तरफ जाती हैं, इनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। लेकिन जो साउथ एशिया है, इसमें स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसी तरह से आप श्रीलंका को देख सकते हो, यहाँ का जो मिजाज है ना, वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम अपने 5 साल सोचते हैं बस, और यहाँ की आवाम टुकड़ों में टूटी हुई है। मिसाल के तौर पे, पाकिस्तान हार्ट कंट्री, ये बुक है, ये मैंने पढ़ी थी, एनाटोल लाइवन की बुक है। पाकिस्तान हार्ट कंट्री में वो कहता है कि पाकिस्तान में कभी भी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। इतनी बड़ी बात लिखी है उसने। क्यों? पाकिस्तानी कभी एक लीडर के पीछे यूनाइट नहीं हो सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो पार्टी इशू, सही है भाई, मैं इस पार्टी को नहीं दूंगा इसको। फिर लैंग्वेज इशू, भाई आपके लिए एक सिंधी अगर अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, आपके दिल में क्या आएगा, ये तो सिंधी है, हमारा कहां से होगा। पंजाबी कर रहा है तो सिंधी बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे। नंबर 2, रिलीजन इशू। भाई अगर कोई अहले तशी है, वो आपके लिए अच्छे काम कर रहा है, तो सुन्नी सपोर्ट नहीं कर रहा, सुन्नी कर रहा तो शिया सपोर्ट नहीं कर रहा, वहां भी अलग आ गए। हम सबके लीडर्स हैं, बात समझ में आ रही है। हम कौम नहीं है, हम मजमा है। जिसका दिल चाहता है वो यूटिलाइज करता है, कभी पार्टी के नाम पे, कभी लैंग्वेज के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे। बट दूसरे जो कंट्रीज है ना, वहां ऐसा नहीं है। जब कौम की बात आती है ना, वो एक हो जाते हैं। क्या वियतनाम में मसले नहीं होंगे थे? 20 साल वॉर झेली, अपने आप को डेवलप किया, और आज इस मुकाम पे है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उनकी। हमारे साथ इशू क्या है, हमारे पास अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के बाद हमने जो यूएन की तरफ देखा, आईएमएफ की तरफ देखा, हमें पैसे मिले फॉर डेवलपमेंट। हमने क्या किया, पैसे लेने के बाद उसको डिवाइड कर दिया आपस में। क्यों? जिसकी हुकूमत थी, उसने सोचा अब मेरे पास 2-2.5 साल तो रह गए, अगला करेगा इसको। बात समझ में आती बेटा? ओके। इसके बाद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, 1971, सेपरेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। इस पे तो खैर पूरा लेक्चर है मेरा, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्यों हुआ था, और आज के दौर में हम इसे कैसे रिलेट करेंगे। इसका रीजन था
राइट्स, हुकूक का। बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान जो आज है, सेम सिचुएशन हो रही है वहां पे। ये जो बात हो रही है कि इसको अलहदा कर दें, या बीएलए है, बीएलएफ है, इनकी डिमांड क्या है? कह रहे भाई हाथ जोड़ते हैं, हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। पाकिस्तान से अलग कर दो क्यों? वाई? अब जब आप बलूचिस्तान को स्टडी करेंगे, मैं करवाऊंगा, आपको रियलाइज होगा कि 1971 में ऐसा क्या हुआ होगा कि बांग्लादेशी जो है उन्होंने डिमांड की होगी अलग मुल्क की। सही है। चले जरा देखते हैं कुछ कॉजेस पे। मिसाल के तौर पर एरिया, आपका जो एरिया है ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, तो वो ज्यादा था। नंबर टू, एरिया ज्यादा तो पॉपुलेशन ज्यादा, वो भी ज्यादा थी। नंबर थ्री, एरिया ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ के लोग बिहार से आए थे और डेवलपमेंट थी नहीं। ऑन द अदर हैंड वेस्ट पाकिस्तान, एरिया कम, पॉपुलेशन कम, डेवलपमेंट ज्यादा। सही है। जब आप किसी को राइट्स नहीं देते तो वो लड़ने आ जाता है। पूरे मुल्क में इलेक्शन अनाउंस होते हैं, 100 में से 56 सीट्स जो हैं वो बांग्लादेशी जीतते हैं, और 44 जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। यानी कि ही वॉज क्लोज, मगर एक्चुअल जो विक्ट्री थी वो किसकी थी? बांग्लादेश में मौजूद उनके लीडर की। सही है। अब हुआ क्या? बांग्लादेशी ने कहा कि देखो, एज पर द लॉ हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, बट जुल्फिकार अली भुट्टो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ स्कीम लेकर आते हैं। क्या स्कीम? दो पीएम बना लो, तुम वो रूल करो, मैं ये रूल कर लूंगा। इन्होंने मना कर दिया कि भाई जब इलेक्शन हो तो पूरा हमारा होगा। फिर रंजिशें शुरू हुई आपस में ना, तू मैं बहस। जुल्फिकार अली भुट्टो ने डिसाइड किया कि अब इनको बात समझ नहीं आ रही, इन पे हम मिलिट्री का अटैक कराते हैं। तो मिलिट्री अटैक जब हुआ है आपके ईस्ट पाकिस्तान पे, तो वो अकेला तो था नहीं, बीच में पड़ता था इंडिया। इंडिया ने मौका ढूंढा। इंडिया के पॉलिटिशियंस ना बड़े क्लेवर हैं, ठीक है, हमारे वाले तो आपस में लड़ते रहते हैं। देवर वेरी क्लेवर। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ईस्ट पाकिस्तान की मदद करते हैं। दो तरीकों से मदद की। पहली, एक फोर्स बनाई, और उसका काम था बांग्लादेश में लोगों को ट्रेन करना। उसका नाम है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी, ये आपके पास नाम आएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। मुक्ति वाहिनी का आपने नाम सुना होगा। अब ये फोर्स थी, ये लोकल लोग थे, इसमें छोटे मोटे हथियार थे इनके पास, इनको लड़ना सिखाया इंडियन फोर्स ने। नंबर टू, इंडिया ने क्या किया? पाकिस्तान की ये इमेज कि पाकिस्तान इस पे अटैक कर रहा है या लड़ने जा रहा है, महाजरीन है, वो दिखा दी न्यूज चैनल बीबीसी पे। पाकिस्तान को बैकलैश आना शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने सोचा कि यार दिस इज द राइट थिंग, जो ये मॉब है, मजमा है, इनको कंट्रोल कराया जा सकता है। और जो इनके लीडर हैं, जो हसीना वाजिद के फादर भी थे,
उनको मैं क्या करता हूँ, अरेस्ट कर लूंगा और मेरी हुकूमत आ जाएगी। ठीक है। होता यूं है कि जब आप दूर निकलते हो अपने घर से लड़ने के लिए, आपकी पावर वैसी खत्म हो जाती है। सही है। अब ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है आप 3 जगह यूज करेंगे, वियतनाम यूएसए। देखिए बेटा, कनेक्ट करते जाइए, यूएसए अफगानिस्तान, और इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब आपको समझ में आ गई, जब आप अपने घर से दूर निकलोगे लड़ने के लिए, तो कामयाब होने के चांसेस 0.1% हैं। ठीक है। पाकिस्तान लड़ने तो चला गया, पाकिस्तान को टेरेन नहीं समझ में आई, ज्योग्राफी समझ नहीं आई वहां की। वहां के लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर यूज किया और पाकिस्तान की आर्मी को शिकस्त दी। इसमें इंडिया का रोल भी था, लेकिन कहा यह जाएगा कि बांग्लादेश ने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट मुल्क लिया और शेख मुजीबुर रहमान उनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। देखें, ऐसे आर्ग्यूमेंट सीखता है इंसान। कल को अगर कोई बात करे ना कि यूएसए जो है वो बहुत तोप चीज है और यूएसए को कोई हरा नहीं सकता, नाउ यू हैव दी आर्ग्यूमेंट्स कि क्या यूएसए पहले तो हारा है अफगानिस्तान में, 20-22 साल कुछ नहीं कर सका, वियतनाम में 20 साल जंग लड़ी। यूएसए का मसला ईगो का मसला है। बात समझ में आती है? दे थिंक दे आर सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हर चीज से, इस वजह से वो गलत फैसले करते हैं। सही है ना? अच्छा, अब वापस आते हैं। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद क्या हुआ? तकरीबन 10-15 साल तक, 1971 के बाद 1995 तक इंडिया और पाकिस्तान लीड कर रहे थे किसमें? इकोनॉमी में। 1996 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को बैक गियर लगा, पाकिस्तान पीछे आया और बांग्लादेश जो है उसने एशिया में एक मुकाम हासिल कर लिया इकोनॉमी में। और अगर आप रीसेंट रिपोर्ट्स देखें, अभी जो लीडिंग पोजीशन पे है वो इंडिया एंड बांग्लादेश है, जो टॉप पे काम कर रहा है। पाकिस्तान इज नो वे नियर, कहीं भी नहीं है। सही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6 मिनट है, एक और थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं डाइवर्जनरी थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना, ये मैंने देख देख के सीखी है। ठीक है। डाइवर्जन मतलब होता है कि आप किसी को रास्ते से भटका दो, ये वो खुद भटक जाए। दिस थ्योरी इज वेरी सॉलिड। होता क्या है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कितने बच्चे क्लास में इस टाइम पे एक एक का नाम लेके गुफ्तगू करें? खुदा है, मुस्तफा है, बिलाल है, मुकद्दस है, अकबर है। बेटा मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आपका रिजल्ट अच्छा ना आया हो तो आपने पहला जुमला ये बोला घर आके कि मामा बाबा, पूरी क्लास का रिजल्ट गंदा आया है, जो फर्स्ट आता था उसकी भी 70 है। कभी कोई टेस्ट हुआ, आपकी परफॉर्मेंस बुरी हुई, आपने मलबा दूसरे पे डाल दिया, पेपर इतना टफ आया था, उसको देखें उसका भी तो नहीं हुआ, मेरे तो 2 नंबर है उसके तो 0 है। कभी बनाए ऐसे बहाने आपने? यस, हम चाहते ना चाहते यूज करते हैं। मैं अभी लोगों को मिसाल देता हूँ। बीच में एक पार्टी जो है ना, उसने बड़ा उरूज हासिल किया, वो पहले इक्तिदार में रहे फिर हट गए,
जब इक़्तिदार से हट गए तो उनसे जब कोई पूछता था ना कि व्हाट हैव यू डन इन योर 3.5 इयर्स, 3 साढ़े 3 सालों में आपने क्या उखाड़ लिया, नारे तो आपके इतने बड़े थे, तो वो क्या कहते थे, भाई हमें तो 3 साल हुए हैं, जो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनसे पूछो। ओके, ये मिसाल ऐसे ही है कि आपसे पूछा जाए कि यार वो आज आप नहाए नहीं, स्मेल आ रही है, तो आप बोलो यार वो तो 10 दिन से नहीं नहाया। द थिंग इज आप डाइवर्ट कर रहे हो अगले को, सही है। ये जो डाइवर्जनरी थ्योरी है ना, ये कहती है कि आप किसी को भी पॉइंट से डाइवर्ट कर दो। ये मोदी यूज करता है। मोदी के तीनों इलेक्शंस उठा लें आप, मोदी 3 दफा इलेक्शंस हुए। जब इलेक्शन करीब होता है एक अटैक होता है, ठीक है। कौन सा अटैक हुआ? एक उड़ी अटैक हो गया। अच्छा, होता कहाँ है? कश्मीर में। कौन घुसता है? कहते हैं जी मुजाहिदीन, पाकिस्तान आर्मी, वो जाती अटैक कर देती है। चलो ठीक है, मान लिया अटैक हो गया। उसके बाद आपके पास हुआ पुलवामा अटैक। पुलवामा अटैक हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस गंदी चल रही है, इंडिया में सर्वे होता है और डिफरेंट लोग क्या कहते हैं कि अब मोदी की सरकार नहीं आएगी। मैंने एक बुक का शायद यहाँ पे रेफरेंस डाला था, अरुंधिता रॉय का। मैंने एक वो शेयर किया था यूट्यूब का लिंक। इनकी बुक है आजादी, बड़ी छोटी सी बुक है, मैंने पढ़ी है। आजादी आप पढ़े ना तो उसमें वो लिखती है कि बस ये वो मोमेंट था कि हमें लग रहा था कि अब बीजेपी की सरकार जा रही है, मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेगा। अचानक से सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा होता है और पूरी जो हिंदू कौम है वो मोदी के हक में चली जाती है। बात समझ में आ रही है? ये क्या करता है? डेल्यूजनल वॉरफेयर। बस थोड़ी सी रिसोर्सेज इस्तेमाल की, पाकिस्तान को बदनाम किया, अटैक्स करवा दिए और यहाँ पे इनकी हुकूमत वापस आ गई। इसी तरीके से जब देखना किसी मुल्क में मसले चल रहे होंगे ना इंटरनली, वो एक्सटर्नली मसलों में इन्वॉल्व हो जाता है। नोट करिएगा। आपको पता है यूएसएसआर ब्रेक क्यों हुआ था? जो आपके 12-13 कंट्रीज थे वो टूटे क्यों? ड्यू टू इकोनॉमी। आप लड़ाई कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को नहीं बेहतर कर रहे, आप दूसरे की जो जंग में कूदे में। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एंड यू कैन राइट दिस थिंग इन पेपर, खुलेआम लिखिए। जी बेटा, क्लियर हुई आज की चीजें? गुड। पढ़ते जाइए। जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं ना, उसको ना सेपरेट रजिस्टर में नोट कर लिया करें। ये हेल्पफुल होगा ऐसे के अंदर जहां आपने आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं। लर्न द हिस्ट्री, लोगों से गुफ्तगू करते हुए अप्लाई कीजिए, लेवल इंक्रीज होगा आपका। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।